हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जनरल अवेयरनेस, जो आपके मेंस एग्जाम पे फोकस करेगी। एंड टुडे वी आर कवरिंग द मॉक टेस्ट नंबर 1, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके जो है हमने कवर किए हैं। एंड आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर आया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ जॉइंट maritime exercise of the coast of Chennai. What was the name of this exercise? तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड द्वारा एक एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की गई थी जिसका नाम है जमाता। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की। इसके डीजी आपके हैं प्रमेश शिवमणि। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगवल डियर। तो रिसेंटली हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो ट्रायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की ट्रायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया है। यहाँ पे बेसिकली आपके जो हैंगवल डियर हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और हंगवल डियर क्या है, ये आपका कश्मीर रेड डियर होता है, जैसे आप यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, और IUCN की जो लिस्ट है उसमें इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में जो है डाला गया है। फाइन, एज पर दी 2015 एस्टिमेट, हंगवल डियर की जो आपकी पॉपुलेशन है ये 150 से 200 के बीच में अभी है। ठीक है, इसी वजह से इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्पीशीज में डाला गया है IUCN द्वारा। क्लियर है। अब इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में तो ये आपके जो ये हंगवल डियर हैं वो मिलते हैं। ठीक है, मतलब कश्मीर रेड डियर मिलते हैं। साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा नाम से, वहां पे भी ये आपको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank signed a tri-party MOU with Amul and Rich Plus to promote organic farming and empower 1 lakh organic farmers? तो इसमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने ट्राई पार्टी MOU साइन किया है अमूल और रिच प्लस के साथ, ताकि प्रमोट किया जा सके ऑर्गेनिक फार्मिंग को एंड एम्पावर करने के लिए आपके 1 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स को, उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इन्होंने ये MOU साइन किया है अमूल और रिच प्लस के साथ। इस MOU के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत ये को ब्रांडेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्ड भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे। साथ में ही इन्होंने बोला है ये यहाँ पे लॉन्च करेंगे क्रेडिट स्कीम हरित क्रांति नाम से। ठीक है, Now next up question है, Life Insurance Corporation of India has signed MOU, that is Memorandum of Understanding, with which department to promote the बीमा सखी योजना in rural areas। तो LIC ने recently MOU साइन किया है आपके डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि इनका बीमा सखी योजना जो है उसको रूरल एरियाज में ये प्रमोट कर सके। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ बीमा सखी योजना के बारे में देखते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज कि जो वुमेन्स हैं इनकी एज आपकी 18 से 70 साल की होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि 10th पास ये होनी चाहिए। 3 साल की यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें स्टाइफन भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि पहला साल जो है इसमें 7,000 पर मंथ का स्टाइफन है, सेकेंड ईयर में 6,000 पर मंथ एंड थर्ड ईयर में आपका 5,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये स्टाइफन इनको बीमा सखियों को प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the new high yield crop varieties recently approved by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare developed by the Dr. पंजाबारो देशमुख कृषि विद्यापीठ। तो इनमें से कौन सी आपकी नई क्रॉप वैरायटी है जो अप्रूव की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा? तो इट इज AKAW 5100 वीट, CSV 65 येलो सॉर्गम एंड सुपर जैकी चिकपी। तो ये 3 आपकी जो क्रॉप हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज हैं उनको यहाँ पे आपका जो है रिलीज किया गया है। वो आपका अभी जो है इन्होंने अप्रूव किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अप्रूव किया है। ठीक है, अब AKAW 5100 की बात करें तो ये हाई यील्ड, रस्ट रेसिलेंट, ड्रॉट टॉलरेंट जैसी आपकी जो हमारे चैलेंजेस होते हैं उनके लिए सूटेबल है, मतलब उनके सामने सही ये उतरेगी। और इसका यहाँ पे बोला गया है रिकमेंडेशन स्टेट जो दिए गए हैं जहाँ पे ये अच्छा ग्रो करेगी वो है आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है CSV 65 येलो।
ये आपकी बायोफोर्टिफाइड खारिफ वैरायटी है जिसमें 23.2 पार्ट्स पर मिलियन जो है ये जिंक है एंड 30.8 ppm आयरन है और ये 110 से 112 दिनों में आपकी मैच्योर हो जाती है, मतलब जल्दी मैच्योर होने वाली है। ठीक है। तीसरी है सुपर जैकी चिकपी, ये आपकी 98 डेज में जो है मैच्योर हो जाती है एंड यहाँ पे इसे रिलीज किया गया है अभी रेन फेड महाराष्ट्र के लिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है has announced that the small saving scheme interest rate will remain unchanged for Q2 of financial year 2026. What is the current interest rate on किसान विकास पत्र? तो आपका लगातार 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से आपकी जो यहाँ पे परसेंटेज है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रखा गया है। ठीक है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि करंट रेट क्या है आपका किसान विकास पत्र का, तो इट इज 7.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट में जो होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम का कई बार पूछा गया है, सीनियर सिटीजन का भी पूछा गया आपका। ठीक है, किसान विकास पत्र इसका भी आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ये सारी खासकर आपको याद रखनी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो ये कितनी आपकी 7.4% अभी चल रही है। ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट 7.7% ये आपका है। सुकन्या समृद्धि का 8.2 है और सेम फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये कितना है 7.1% अभी चल रहा है। फाइन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री वॉन दी नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025 फॉर द डिजी यात्रा इनिशिएटिव? तो इनमें से कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है जिसको डिजी यात्रा इनिशिएटिव के लिए नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया गया है? तो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई। अब नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की बात करें तो इसका 22वां एडिशन आपका यहाँ पे हुआ था। ठीक है, विशाखापट्टनम में इसकी सेरेमनी हुई थी 9 से 10 जून को और 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो है इस कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड दिए गए थे। ये अवार्ड ऐसे आपके ऐसे मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं जिनका योगदान रहता है आपके जो गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, मतलब उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इन इम्प्लीमेंटिंग दी गवर्नेंस इनिशिएटिव। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो ये अवार्ड है इसमें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड आपके जो है मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाते हैं। जैसे गोल्ड अवार्डी होगा तो उसको 10 लाख का अमाउंट दिया जाता है और जो सिल्वर अवार्डी होगा उसे 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए थे, आप गो थ्रू कर सकते हो इन कैटेगरीज को। ठीक है, इजीली वीडियो पॉज करके इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ बात करते हैं अवार्डीज की। तो ये जो अवार्ड है माइनिंग, यहाँ पे माइनिंग टेनमेंट सिस्टम के लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को ये अवार्ड मिला था गोल्ड कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा है मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये आपका इनिशिएटिव था। संपदा 2.0 स्टैम्प्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, इनको ये अवार्ड मिला है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम दी केरला का जो स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट है उनके इस इनिशिएटिव को अवार्ड मिला है। देन डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इनको ये अवार्ड मिला है। डिजी यात्रा का डिस्कस किया अभी हमने। ठीक है, नेशनल एनिमल डिजीज रेफरल एक्सपर्ट सिस्टम जो है उनको इस इनिशिएटिव के लिए ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स को ये अवार्ड मिला है। ऐसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री के क्वांटम सेफ VPN को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये सारे जो अवार्डीज हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हो। इनके इनिशिएटिव के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है और इन्हें 10 लाख का अमाउंट जो है एज अ प्राइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वहीं पे सिल्वर कैटेगरी की बात करें तो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ई कहता सिस्टम के लिए जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उनको ये अवार्ड मिला है। देन MN मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम, रोहिणी ग्राम पंचायत धुले डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, वेस्ट मजलिशपुर ग्राम पंचायत को ये अवार्ड मिला है। तो ऐसे ही यहाँ पे जूरी अवार्ड विनर्स भी आप जो है देख सकते हो। सुवाकाती ग्राम पंचायत, देन पलसाना ग्राम पंचायत, इनको ये अवार्ड मिला है इन दी जूरी अवार्ड विनर्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च द उम्मीद पोर्टल डिजाइन फॉर रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन, monitoring of a वक्फ properties across India. What does उम्मीद stands for?
तो उम्मीद पोर्टल एक लॉन्च किया गया है जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनके बारे में सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके मतलब जो भी चीज़ है वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सब आपके इस पोर्टल पे रहेगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे इस उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? इट इज योर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, उम्मीद पोर्टल का। फाइन। नाउ इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स जो हैं उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा इस पोर्टल के बारे में जाने तो यहाँ पे जो आपकी वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी उनको 17 डिजिट की जो है यूनिक आइडेंटिटी आईडी यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी, और उस आईडी से जैसे उस आईडी को आप जो है इस पोर्टल में डालेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एक XYZ नाम की कोई प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी, इसको एक आईडी दी गई है, ठीक है। इस आईडी के थ्रू, जैसे आधार आईडी होता है ना, ऐसे ही आधार आईडी से हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, वैसे ही ये 17 डिजिट की आईडी इस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड की जाएगी, और इसके जो भी आपके डायमेंशंस होंगे, किस पर्पस के लिए थी, किसने डोनेट की थी, इस सब की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो की फीचर्स क्या हैं इस पोर्टल के? क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल इन्वेंट्री with the geotagging of all work properties, online grievance retrieval system for better responsiveness, transparent leasing and usage tracking, integration of a GIS mapping and other e-governance tools, public access to verified records and रिपोर्ट्स। तो सारी चीज़ें वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ कंडीशंस यहाँ पे हैं, जैसे स्टेट वक्फ बोर्ड्स को बोला गया है कि उनको रजिस्टर करना होगा वक्फ प्रॉपर्टीज को विद इन 6 मंथ बाय 6 दिसंबर 2025 विद अ पॉसिबल 1 to 2 month एक्सटेंशन, ये यहाँ पे बोला गया है। दूसरा बोला गया है अनरजिस्टर्ड और अनडॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज जो है उनको रेफर किया जाएगा एज अ वक्फ ट्रिब्यूनल। थर्ड चीज, जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर विमेंस ओनरशिप होंगी वो एलिजिबल नहीं है वक्फ डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which foreign bank became the first to list green bonds worth 2.5 billion Sri Lankan rupees on the NSE International Exchange at the GIFT IFSC गुजरात? तो इनमें से कौन सा फॉरेन बैंक है जो पहला आपका ऐसा बैंक बना है जिसने लिस्ट किया है ग्रीन बॉन्ड्स में 2.5 मिलियन श्रीलंकन रुपीस में, ठीक है, टू दी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है उसमें, ओके। तो इट इज DFCC बैंक। फाइन, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो बैंक है ये बेसिकली आपका जो है सपोर्ट करेगा, ये फंड करेगा श्रीलंका के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। साथ में ही श्रीलंका का जो एम है कि इन्हें अचीव करना है 70% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030, ठीक है, बाय 2030। इसका आई मीन जो श्रीलंका का जो एम है, श्रीलंका का जो टारगेट है उसको भी ये जो बैंक है ये जो फंड है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। नाउ DFCC बैंक की बात करें, इसके चेयरमैन है इसके चेयरमैन है जेगाथीसन दुराई रत्नम। हेडक्वार्टर्स का कोलंबो श्रीलंका में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप रिसेंटली इंडक्टेड इनटू अ इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड, जो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो रिसेंटली INS अरनाला जो है इसको आपका इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में, विच इज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप, ओके। इसे बनाया किसने है? आपकी कार्टन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको जो है बिल्ड किया गया है, और इसकी लेंथ कितनी है? 77 मीटर की, और ग्रॉस टोनेज इसका आपका है ओवर 1490 टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज रिटर्न द बुक टाइटल टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पब्लिश्ड बाय द UK बेस्ड क्वेरकस which will celebrate the 150th anniversary of Test cricket in March 2026। तो आपके जो टेस्ट क्रिकेट है उनको 150 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे मार्च 2026 में, और इसी चीज़ के बारे में या इसी चीज़ से रिलेटेड एक बुक जो है वो आपकी रिलीज की गई है। और किसने ये बुक लिखी है? ये बुक लिखी है आपकी टिम वेगमोर ने, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप बुक देख सकते हो, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। नेक्स्ट इज
Red Bank Data Center Private Limited is investing 1000 crore to develop India's first AI Center Special Economic Zone in which city? तो ये आपका जो AI सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये आपका बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। अब AI सेंट्रिक से पहले या AI जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जो गवर्नमेंट बनाती है, किसके लिए? खास करके आपकी जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके लिए। अब फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे जो है वाटर की, ठीक है, ये सारी सुविधाएं इनको प्रोवाइड की जाती है। मेन एम होता है इसका कि हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करें, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो लेबर लॉज हैं वो भी आपके जो है उनमें भी छूट दी जाती है, साथ में ही ड्यूटी फ्री यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। अब इस जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो इंडिया के आपके पर्सन हैं, इंडिया के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलता है। भले कंपनी फॉरेन की हो बट लेबर तो वो यहीं से उठाएगी ना, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो तो वो इंडिया से ही उठाएगी। तो इंडिया में एक जगह यहाँ पे देना, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े, जॉब क्रिएशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि इंडिया का पहला AI इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? नवा रायपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका एरिया जो है 6 एकड़ में फैला है एंड इट विल बी बिल्ड इन 4 फेजेस। जो स्टार्ट आपका किया जाएगा 80 मेगावाट कैपेसिटी से और ये फर्दर आपका फिर एक्सटेंड किया जाएगा 160 मेगावाट पे, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा 1 लाख ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को एंड यहाँ पे एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी यूज़ की जाएंगी। फाइन। नाउ इस कंपनी की अगर हम बात करें, इसके CEO हैं नरेंद्र सिंह, हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बिकम द 19th लेजिस्लेचर इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन? तो जो ये नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम क्या है कि जो पेपर वर्क आपका होता है बेसिकली वो ना हो के अब चीज़ें डिजिटली हो, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव वर्क होता है आपका वो डिजिटली हो, डिजिटल फॉर्म में हो, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव था। और अभी जो पुडुचेरी है ये 19th लेजिस्लेचर बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 3 डिफेंस public sector undertaking were granted Mini Ratna Category 1 status by the Ministry of Defence under the leadership of Union Minister Rajnath Singh? तो इनमें से कौन सी 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिनको मिनी रत्ना स्टेटस मिला है, ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस मिला है? तो इट इज म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, MIL, AVNL एंड IOL, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को आपका जो है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है, ठीक है। ये तीनों ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों ही आपकी जो कंपनीज हैं, ये ओरिजिनेट हुई हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से, ठीक है। MIL और AVNL जो है ये स्केड्यूल A आपकी DPSU है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहीं पे IOL जो है वो स्केड्यूल B है, ओके। क्राइटेरिया देख लेते हैं मिनी रत्ना स्टेटस को पाने का। तो जो कंपनी है दे मस्ट हैव मेड प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर इनको प्रॉफिट जो है दिखाना है। प्रॉफिट मतलब होना चाहिए प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़ और मोर इन एटलीस्ट वन ऑफ दोज 3 ईयर्स, ठीक है। तीनों में से एक साल में कम से कम आपका प्री टैक्स प्रॉफिट जो है 30 करोड़ का या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड दे मस्ट हैव पॉजिटिव नेटवर्थ, ठीक है। दूसरा आपका है मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड का स्टेटस, सेकंड का क्राइटेरिया। कंडीशन यहाँ पे क्या बोलती है कि जो कंपनी है उसको प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में और पॉजिटिव नेटवर्थ इनकी होनी चाहिए। देन तीसरा है कॉमन कंडीशन जो है, जैसे कोई लोन या इंटरेस्ट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है, एंड नो रिलायंस ऑन द गवर्नमेंट बजट सपोर्ट और गारंटीज, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट इन मुंबई चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज डज इंडिया एम टू ऑपरेशनलाइज बाय 2027? तो रिसेंटली एक आपकी मीटिंग हुई थी कंसल्टेटिव कमिटी की इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट की, कहाँ पे हुई थी? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इस मीटिंग में अनाउंस किया गया था कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि टोटल 76 नेशनल वाटरवेज जो है आपके हैं वो ऑपरेशनलाइज होंगे 2027 तक, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 76, जिसमें से आपके 47 जो हैं नए आपके नेशनल वाटरवेज रहेंगे। इसी के साथ बोला गया था कि जो कार्गो वॉल्यूम है आपका नेशनल वाटरवेज का, इट इज प्रोजेक्टेड कि ये आपका 156 मिलियन टन्स पर एनम पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने अनाउंस किया था 5000 करोड़ का रोड मैप इनलैंड फॉर इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये आपका बताया जा रहा है नेक्स्ट 5 ईयर में डेवलपमेंट की जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है ये आपका 11 स्टेट से, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2024 में 11 स्टेट था, अब ये इंक्रीज होके 23 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज हम करेंगे बाय 2027, फाइनेंशियल ईयर 2027 में, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके चेयरमैन है विजय कुमार, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और 1986 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अ न्यू ऑटो सेटलमेंट लिमिट फॉर एडवांस क्लेम बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। तो रिसेंटली आपका अनाउंसमेंट किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा कि ईपीएफओ का जो ऑटो सेटलमेंट लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 1 लाख थी, अब इसे बढ़ा के जो है आपका 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। कितना कर दिया गया है? इसे 5 लाख कर दिया गया है, फाइन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो इसे ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका प्रोविडेंट फंड है और उसमें से मेडिकल इमरजेंसी आने पे आपने जो है कुछ अमाउंट निकालना है, ठीक है। अब आप जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, कि मेरे को ऐसा ऐसा अमाउंट चाहिए, मेरे को ज़रूरत पड़ी है। तो वहाँ पे पहले अगर सिनारियो की बात करें, ओल्ड सिनारियो की, तो यहाँ पे क्या होता था कि 1 लाख तो आपको ऑटो सेटलमेंट मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा आपको अमाउंट यहाँ पे चाहिए, इन दैट केस वहाँ पे आपका मैनुअल वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। मैनुअल वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है कि भाई आप मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे और मैनुअली सारा यहाँ पे काम होगा सेटलमेंट का, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, न्यू वर्जन में आपको 5 लाख तक का ऑटो सेटलमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर आपको 4.5 लाख की जरूरत है तो आप इजीली उसे ले सकते हो। मैनुअल वेरिफिकेशन में या मैनुअल अप्रूवल में जो है आपके 4 से 5 दिन जाएंगे, वहीं पे ऑटो सेटलमेंट में आपका सिर्फ 72 आवर्स जाएगा और इतनी जल्दी आपको सेटलमेंट, आपका जो क्लेम है वो सेटलमेंट उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 लाख का जो आपका ऑटो सेटलमेंट का लिमिट है वो 5 लाख तक इंक्रीज हो गया है एंड इट विल बी पेड विद इन 72 आवर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा की, तो ईपीएफओ का जो ईपीएफओ ने प्रोसेस किया है 2.34 करोड़ एडवांस क्लेम वाया ऑटो सेटलमेंट, और ये अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो ये 161% आपका ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर लोग ऑटो सेटलमेंट को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है क्लेम आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, दैट इज ACI, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024, विच एयरपोर्ट रैंक्ड फर्स्ट इन एयर कनेक्टिविटी। तो रिसेंटली आपका ACI एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट का एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 आपका जो है यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे आपका कौन सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इट इज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने टॉप मतलब ये टॉप आपका एयरपोर्ट रहा है, इसने पहली रैंक हासिल की है, ठीक है। वहीं पे इस एडिशन में हब कनेक्टिविटी इंडेक्स पहली बार जो है ऐड किया गया था, 2025 का जो एडिशन था, ठीक है। और इस वाले इंडेक्स में, हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में, इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी 10th मतलब ये आपका 10th नंबर पे लाइक किया था इस हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में, ठीक है। टॉप किसने किया था? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, और हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में 10th नंबर पे इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था,
क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपकी आती है हब एयरपोर्ट विद कनेक्टिविटी लीडरशिप इन 2024। तो पहला नंबर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का था, देन शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट थर्ड पे, फोर्थ पे इंचियोन, फिफ्थ पे आपका था गैंगजू, सिक्स पे बीजिंग कैपिटल, देन बैंकॉक अभी हमने पढ़ा था स्वर्ण भूमि, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, कुआलालंपुर एयरपोर्ट एट द 9th प्लेस, एंड 10th पे था आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। देन अगर हम एयरपोर्ट सिटी क्लस्टर की बात करें, मतलब सिटी कनेक्टिविटी की बात करें, तो पहला नंबर आपका आता है हांगकांग का। ठीक है, ग्रेटर बे एरिया ऑफ हांगकांग, देन टोक्यो सिटी सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे शंघाई, फिर बीजिंग, सियोल, बैंकॉक, कुआलालंपुर, जकार्ता, ताइपी एंड मनीला। तो ये टॉप 10 आपकी सिटीज थी सिटी कनेक्टिविटी इंडेक्स में। ठीक है। देन इसके अलावा आपके मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट इन मिडिल ईस्ट रहे हैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड किंग अब्दुल्लाजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं पे मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक आपके रहे हैं शगाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन गैंगजू बियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं पे मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट की अगर हम बात करें इन दी एयर कनेक्टिविटी, ठीक है, इन दी एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट, ये आपका रहा था हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू ब्रिंग ऑल इट्स अर्बन लोकल बॉडीज अंडर अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू ई नगरपालिका 2.0 स्कीम। तो रिसेंटली इंडिया का मध्य प्रदेश स्टेट जो है ये पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने सारे अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनको एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले आया है, जो आपका है ई नगरपालिका 2.0 स्कीम। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका जो पहला वर्जन था वो आपका जून 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड बाय अप्रैल 2017 यहाँ पे 407 अर्बन लोकल बॉडीज आपके जो हैं वो इसमें रोल आउट किए गए थे। ठीक है, अब अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो आपका है एमपी गवर्नमेंट का, इन्होंने लॉन्च किया था इस 2.0 वर्जन को। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was not elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2026-2027 term। तो रिसेंटली यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इन्होंने 5 अपने नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो इलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 5 मेंबर्स में से बांग्लादेश जो है वो सेलेक्ट नहीं किया गया है। बहरीन इज द राइट वन, कोलंबिया, लातविया, लिबेरिया एंड आपका कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो कंट्री जो है इन 5 को सेलेक्ट किया गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब जो ये आपके मेंबर्स हैं इनका जो टेन्योर है, इनका जो टर्म है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2027 तक ये आपका चलेगा। ठीक है, नाउ अब जो कंट्रीज हैं इनको ये रिप्लेस किसे करेंगी, अल्जीरिया, गुयाना, सीरिया लेवन, साउथ कोरिया एंड सोल्वेनिया। तो इनको ये रिप्लेस करेंगी जिनका टर्म आपका 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो अभी ये 5 कंट्रीज हमने पढ़ी, ठीक है, जो इलेक्ट की गई हैं, ये ज्वाइन करेंगी डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया को। ठीक है, नाउ यूएनएससी की बात करें तो इसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं आपके। ठीक है, टाइम टू टाइम। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यूयॉर्क यूएसए में। प्रेसिडेंसी अभी आपके गुयाना के पास है और इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी। Next question is who was elected as the 9th president of African Development Bank during the 2025 annual meeting held in Abidjan। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिनको 9th प्रेसिडेंट बनाया गया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का? तो इनका नाम है सिद्दी ओल्द था। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये आपके मॉरिशस के इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अभी 9th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब इनका जो टेन्योर है वो आपका स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2025 से और 5 साल का ये टेन्योर इनका रहेगा और ये सक्सीड करेंगे आकिन व्यूमी एडेसिना को, जो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम सिक्योर देयर फर्स्ट एवर आईपीएल टाइटल इन आईपीएल 2025, जो आपका 18वां सीजन था।
ठीक है। तो इनमें से कौन सी टीम थी? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है इन्होंने पहली बार आईपीएल का टाइटल जीता है, ठीक है। एंड इन्होंने डिफीट किसे किया था? आपके पंजाब किंग्स को इन्होंने डिफीट किया था फाइनल में। फाइन। आरसीबी के आपके कैप्टन थे रजत पाटीदार, कोच इसके थे एंडी फ्लावर, ठीक है। आईपीएल की बात करें तो इसके टाइटल स्पॉन्सर है आपका टाटा ग्रुप। 5 साल के लिए इनके पास आपका जो है स्पॉन्सरशिप रहेगी, ठीक है। एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट आपके हैं जियो हॉटस्टार के। एसोसिएट पार्टनर्स आपके हैं एंजल वन एंड रूपे, ठीक है। नाउ कुछ अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा, इन्होंने 141 रन स्कोर किए थे 55 बॉल्स में। एंड ये पहले इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऋषभ पंत, जो आपके मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने थे आईपीएल ऑक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विराट कोहली जो है ये पहले आपके प्लेयर बने हैं जिन्होंने 9000 रन स्कोर किए हैं फॉर अ सिंगल फ्रेंचाइजी, ठीक है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा, ये पहले इंडियन बैटर बने हैं जिन्होंने 306 आपके लगाए हैं आईपीएल में। देन वैभव सूर्यवंशी, ये आपके यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिनकी एज सिर्फ 14 ईयर्स है और इन्होंने T20 में आपका 100 स्कोर किया था, ठीक है। अश्विनी कुमार, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 4 विकेट हॉल लिया है आईपीएल डेब्यू में। देन श्रीलंकन ऑलराउंडर जो आपके हैं केमेंडू मेंडिस, इन्होंने दोनों हाथों से यहाँ पे बॉलिंग की थी, ठीक है। इसकी वजह से ये यहाँ पे फेमस हुए थे। फिर इसके अलावा एक और चीज़ नोट करनी है, जो ये वाला एडिशन था आपका आईपीएल का, यहाँ पे चंपक नाम का एक एआई रोबोट डॉग जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे WT विजन एंड आपका ओमनी कैम द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एमएस धोनी जो है ये पहले विकेट कीपर बैटर बने हैं जिन्होंने कंप्लीट किए हैं 200 डेसिमल्स, जिसमें से 153 कैचेस हैं और 47 आपके स्टंपिंग है, ठीक है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो ये पहली आपकी टीम बनी है जिसने रिकॉर्ड किया है 150 आईपीएल विंस को। देन श्रेयस अय्यर जो हैं ये पहले कैप्टन बने हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट टीम्स को लीड किया है आईपीएल में, जैसे दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड पंजाब किंग्स को, ठीक है। तन्मय श्रीवास्तव जो है ये पहले इंडिविजुअल बने हैं जिन्होंने एज अ प्लेयर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है आईपीएल में और एज अ अंपायर भी पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है? नाउ यहाँ पे आप अवार्ड कैटेगरी में देख सकते हो, ठीक है। जो आईपीएल विनर 2025 का आपका रहा था आरसीबी, इनको प्राइज मनी कितना मिला है? 2.4 मिलियन का, ठीक है। देन आईपीएल रनर अप आपकी रही थी पंजाब किंग्स, इन्हें 13 करोड़ का अमाउंट मिला है। ऐसे ही ऑरेंज कैप यहाँ पे मिला था आपके साई सुदर्शन को, ठीक है। पर्पल कैप मिला था आपके प्रसिद्ध कृष्णा को। इमर्जिंग प्लेयर आपका था साई सुदर्शन अगेन फ्रॉम गुजरात टाइटन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके थे सूर्य कुमार यादव। देन सुपर स्ट्राइकर आपके थे वैभव सूर्यवंशी, यंगेस्ट प्लेयर आपके, ठीक है। मैक्सिमम 6 यहाँ पे थे निकोलस पूरन के। ऐसे ही आप पूरी लिस्ट यहाँ पे अवार्ड कैटेगरी की देख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ WTO टू फॉर्मली एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज इन जून 2025। तो रिसेंटली निकारागुआ जो है ये आपकी 101st कंट्री में 101st मेंबर बना है आपका WTO का, जिसने एक्सेप्ट किया है अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज को, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट क्या है? ये अग्रीमेंट लिमिट करता है हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज को, ठीक है। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल फिशिंग को, ये प्रमोट करता है आपके ब्लू इकोनॉमी को, ये इंश्योर करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस अग्रीमेंट में है, बट इस अग्रीमेंट की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये अग्रीमेंट तभी इफेक्ट में आएगा जब 2/3 WTO मेंबर्स यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 2/3 WTO members are required for the agreement to enter into force, जिसमें से आपके मतलब 164 मेंबर है, तो इसमें से 111 मेंबर्स को एक्सेप्ट करना होगा इस अग्रीमेंट को, तभी जाके ये इफेक्ट में आएगा, ठीक है। ये क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे न्यूज़ थी रिगार्डिंग द निकारागुआ कि ये 101st मेंबर बना है जिसने एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पे जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, ठीक है, ये आपकी सबमिट की गई थी WTO के जो DG हैं नेगोजी ओकेंजा एवेला, इनको जो फॉर्मल मतलब बेसिकली जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट किया गया है फ्रॉम दी रोसालिया बोहरक्विजी, ठीक है, जो निकारागुआ के WTO एम्बेसडर है, इनके द्वारा ये फॉर्मेलिटी जो थी वो की गई है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2025 Google launched its AI first restructuring strategies called Dash at the I/O 2025 Developer Conference in California, USA.
with an aim to enhance interaction by embedding AI across all Google platform. What is the name of this project? तो recently Google की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, IO 2025 डेवलपर कॉन्फ्रेंस कैलिफोर्निया यूएसए में, और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट AI, इसका नाम है AI मित्र योशिका, ठीक है। मित्र योशिका क्या होता है? ये बेसिकली रशियन डॉल्स होती है, रशियन नेस्टिंग डॉल्स, उनका दूसरा नाम होता है, ठीक है। नेस्टिंग डॉल क्या होती है? एक के अंदर एक जो फिट हो जाती है ना। जैसे ये बड़ी डॉल है, इसके अंदर ये वाली फिट हो जाएगी, इसके अंदर ये वाली, और इसके अंदर ये वाली, ऐसे ही आपकी ये डॉल्स एक के अंदर एक फिट हो जाती हैं, इन्हें नेस्टिंग डॉल कहा जाता है। और इसी टाइप का आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो गूगल ने लॉन्च किया था, जिसका थीम आपका इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज AI मित्र योशिका लेयर्ड इंटेलिजेंस एंड प्राइवेसी चैलेंज। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी लॉन्च हुई थी। बीम जो हमने कुछ टाइम पहले आपका जो है डिस्कस किया था, वो भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था, जिसमें जो आपकी मीटिंग हो रही है 2D मीटिंग जो होती है वो आपको 3D का एक्सपीरियंस वहाँ पे देगी। साथ में ही जो आपकी स्पीच है वो भी आप उसे चेंज कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनाई 2.0 वर्जन जो है वो भी लॉन्च हुआ था। फिर आपके कुछ टूल्स जो हैं वो भी यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे VO3, जहाँ पे आप टेक्स्ट से वीडियो जनरेट कर सकते हो, साथ में उसमें डायलॉग्स साउंड विद साउंड एंड डायलॉग्स ऑल्सो, ठीक है। इमेजिन 4 हाई क्वालिटी ऑफ इमेज यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फिल्म मेकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर लायरा 2 से आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जेमिनाई लाइव यहाँ पे आपका लाया गया था, जो रियल टाइम AI असिस्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइव चल रहे हो, ठीक है, आपने कुछ चीज़ पूछा उससे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रक खड़ा था, आपने पूछा ये किस चीज़ का ट्रक है, तो वो उसके बारे में डिटेल आपको देगा। या कोई आपका फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो AI असिस्टेंट का काम ये होगा, ठीक है, आपको असिस्ट करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे स्मार्ट ग्लासेस जो है इन्होंने लॉन्च करने की बात की है, जिसके थ्रू जो है आप पिक्स भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे और वो उस पर वर्क करेगा, ठीक है। देन AI मोड इन सर्च जो है ये भी यहाँ पे लाया गया था, मतलब इसके बारे में बताया गया था, ठीक है, कि आप जो है सर्चिंग यहाँ पे इसीलिए आपको जो है कर सकते हो, मतलब जो भी चीज़ आप बोलोगे वो चीज़ आपको सर्च करके देगा वो, ठीक है। साथ में ही वर्चुअल ट्राई ऑन आप कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर कोई ड्रेस है आपको पसंद आई, आप देखना चाहते हो कि वो आप पे कैसे लगेगी, तो वर्चुअली आप उसे ट्राई भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स, ये सारे अपडेट्स जो हैं वो आपके इस कॉन्फ्रेंस में दिए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज हैज नोटिफाइड द गाइडलाइंस फॉर द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग दीज गाइडलाइंस। तो अभी रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है, इन्होंने गाइडलाइंस निकाली है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया के लिए। इसका मेन एम क्या है कि मतलब स्कीम का मेन एम क्या है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, उसको अट्रैक्ट करना फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपकी जो गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं इसके बारे में देखते हैं। एज पर द गाइडलाइंस, जो अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स हैं, दे कैन इम्पोर्ट इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स विद अ मिनिमम CIF ऑफ $35,000 at the 15% कस्टम ड्यूटी फॉर द 5 years। दूसरा यहाँ पे गाइडलाइन है कि जो अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स होंगे, इनको इन्वेस्ट करना होगा 4,150 करोड़ का अमाउंट स्टैब्लिश करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया विद इन 3 years, जब उनको अप्रूवल मिल जाएगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट सेज, जो स्कीम है, इट हैज कैप्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर्स to be imported at reduced custom duty at 8,000 units per year. Also, the unused quota, जो आपका unused quota है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि also the total duty foregone is required to be limited to either 6,484 crore or committed investment of the applicant which is minimum rupees 4,150 crore, जो भी आपका लोअर होगा, ठीक है। Now last statement says all are correct. तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं A, B, C, D। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की, जैसे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो आपका है ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 25% आपका होना चाहिए विद इन 3 ईयर्स, वेर एज 50% ये आपका होना चाहिए विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। एलिजिबल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें आपका प्लांट मशीनरी R&D एंड कैप्ट ये सब इंक्लूड होगा, एंड कैप्ट स्पेंडिंग ऑन बिल्डिंग 10% रहेगा और चार्जिंग इंफ्रा आपका रहेगा 5% का, वेयर एज इसमें जो लैंड कॉस्ट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो ये आपका एप्लीकेशन विंडो है ये आपका ओपन रहेगा एटलीस्ट 120 डेज एंड विद द ऑप्शन टू रीओपन इट अंटिल 15 मार्च 2026। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी 5 लाख की रहेगी एंड दिस इज योर नॉन रिफंडेबल। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एप्लीकेंट है दे मस्ट हैव ग्लोबल ऑटोमेटिव रेवेन्यू ऑफ 10,000 करोड़ एंड फिक्स असेट यहाँ पे होना चाहिए ऑफ 3,000 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। Now next is, according to Japan's Ministry of Finance, which country surpassed Japan in 2024 to become the world's largest creditor nation for the first time in the 34 years? तो as per the Ministry of Finance of Japan, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि जापान को सरपास कर दिया है जर्मनी ने, और जर्मनी आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन बन गया है। दैट मीन्स कि जितना पैसा इन्होंने उधार मतलब लिया है उससे ज़्यादा इन्होंने लेंड किया है। ठीक है, मतलब लेंडिंग ज़्यादा की है एज कम्पेयर टू जितना उधार इन्होंने लिया है। फाइन, तो जर्मनी अभी टॉप पे है, सेकेंड नंबर पे आपका जापान आ जाता है, थर्ड नंबर पे आपका है चाइना, देन फोर्थ पे है हांगकॉन्ग, फिफ्थ पे आपका नॉर्वे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, यूएसए जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेट डेब्टर नेशन है विद अ 26.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, साथ में ही ये भी नोट कर लीजिए जर्मनी का जो नेट एक्सटर्नल असेट है वो कितना पहुंच गया है, 569.7 ट्रिलियन ये आपका पहुंच गया है। ठीक है, नाउ जर्मनी की बात कर रहे हैं तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वॉल्टर सेनमेयर, कैपिटल इसकी है बर्लिन, करेंसी इसकी है आपकी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Ministry of Commerce and Industry notified amendments to the Special Economic Zone Rules 2006. As per the new amendments, what is the revised minimum land requirement for setting up a Special Economic Zone for semiconductor and electronic component manufacturing? तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स में। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के तहत जहाँ पे आपका मतलब जो स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन सेटअप करने के लिए लैंड रिक्वायरमेंट 50 हेक्टेयर होती थी, अब इसको कम करके 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें, इन सेलेक्टेड रीजन जैसे गोवा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, लद्दाख, पुडुचेरी, इनमें भी आपका जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो 20 हेक्टेयर से कम करके 4 हेक्टेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज, नेम द ट्रांस Neptunian object located beyond the Kuiper belt was recently discovered by scientists from the Institute for Advanced Study, School of Natural Sciences, USA. तो इनमें से कौन सा ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट है जिसको डिस्कवर किया है आपके साइंटिस्ट ने? तो इट इज 2017 OF201। ठीक है, 2017 OF201 इज द राइट आंसर। ये आपका ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट जो है इसको आपका डिस्कवर किया गया है, जिसका डायमीटर 700 किलोमीटर्स का है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ अ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निजामाबाद, तेलंगाना। द बोर्ड एम्स टू इंक्रीज टर्मरिक एक्सपोर्ट टू $1 बिलियन बाय डैश। तो अमित शाह जी ने हेडक्वार्टर आपका इनॉग्रेट किया था नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, कहाँ पे किया था ये इंपॉर्टेंट है, निजामाबाद तेलंगाना में किया था, और इसका एम है कि 2030 तक हमें जो टर्मरिक एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन करना है। ठीक है, 2030 तक हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। इसी के साथ इसका एक और एम क्या है कि हमें जो टर्मरिक है इसके मेडिकल बेनिफिट्स को प्रमोट करना है, हमें ग्लोबल मार्केट में टर्मरिक को पहुंचाना है। ठीक है, साथ में ही हमें सपोर्ट करना है एफपीओस को। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड साइन अ स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट विद विच कंपनी टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन महाराष्ट्र। तो आपका महाराष्ट्र में
जो MRO फैसिलिटी है उसको सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई है, जिसके लिए रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने USA की फर्म के साथ, USA की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है आपका टाई अप किया है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, कोस्टल मैकेनिक्स कंपनी। तो रिलायंस डिफेंस लिमिटेड एंड कोस्टल मैकेनिक्स कंपनी जो है, इन दोनों के बीच में ये टाई अप, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, अब रिलायंस डिफेंस एंड कोस्टल मैकेनिक्स जो है, ये दोनों मिलकर स्टैब्लिश करेंगे मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट दी नागपुर इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, उससे पहले नोट कर लेते हैं ये जो जॉइंट वेंचर से आपका MRO स्टैब्लिश किया जाएगा, वहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव MRO फैसिलिटीज किन किन को मिलेंगी, 100 जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट, 100 मिकोयान MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, बियोंग अपाचे, देन L-70 एयर डिफेंस गन। तो ये सारी चीजें इसमें कवर रहेंगी। नाउ रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की बात करें, इसके CEO है राजेश कुमार ढींगरा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम द 5th इंडियन स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2025। सो 2025 की 5वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, मतलब ऐसी कंपनी जिसे यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, तो इट इज जंबो टेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये आपकी 5वीं यूनिकॉर्न बनी है। इससे पहले ड्रूल्स, पॉटर, जस्पे और सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये आपकी यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। ठीक है, यूनिकॉर्न स्टेटस जिनको मिला था। फाइन, अब रिसेंटली जंबो टेल ने जो है $120 मिलियन की फंडिंग रेज की है, जिसके बाद ये आपका यूनिकॉर्न स्टेटस इसको दिया गया है। अब बात करें इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो हेडक्वार्टर इसका आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। इसके करंट CEO हैं कार्तिक वेंकटेश्वरन एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज, which country in South America become the first in the Amazon region to be certified malaria free by WHO, by World Health Organization। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसे रिसेंटली मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया गया है? किसने किया है? WHO ने किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुरिनेम। आपकी जो अमेजोन रीजन है उसमें पहली कंट्री बनी है मलेरिया फ्री। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि 3 साल तक अगर आपकी कंट्री में कोई केसेस नजर नहीं आता है, ठीक है, मलेरिया का, आफ्टर दैट एनालाइज करने के बाद WHO जो है सर्टिफिकेशन यहाँ पे, मतलब सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करता है कंट्री को। फाइन, अभी टोटल 46 कंट्रीज ऐसी हैं, 46 कंट्रीज एंड एक टेरिटरी आपकी ऐसी है जिसे मलेरिया फ्री अनाउंस किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है बाय द WHO। नाउ सूरीनेम की बात करें, इसके प्रेसिडेंट आपके हैं चेन सेंटोकुई, कैपिटल इसकी है पैरामरीबो एंड करेंसी है सूरीनेम डॉलर। नाउ नेक्स्ट इज, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस, जो आपका यूरोप में हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? रशिया में ये लोकेटेड है और इंडिया का ये बच्चा है जिसने इसे क्लाइंब किया है। सबसे यंगेस्ट बच्चा ये बना है एट द एज ऑफ योर 6 ईयर। ठीक है, 6 साल की उम्र में इन्होंने जो है इस माउंट एल्ब्रस जो है उसे क्लाइंब किया है और इनका नाम है तेगबीर सिंह। क्या नाम है इनका? तेगबीर सिंह। ये बिलोंग करते हैं आपके पंजाब से एंड इनकी एज है 6 ईयर एंड 9 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो एल्ब्रस माउंट जो आपका माउंटेन है उसको क्लाइंब किया है। इसकी हाइट लगभग आपकी कितनी है? 18,510 फीट की ये हाइट है। इससे इनके रिकॉर्ड से पहले यहाँ पे प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो था वागा कुशग्रा के नाम पे, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनकी एज आपकी 7 ईयर 3 मंथ की थी। ठीक है, इसके अलावा तेगबीर सिंह की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने इन द ईयर 2024 अप्रैल के मंथ में इन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो है उसे क्लाइंब किया था। ठीक है, फिर अक्टूबर 2024 में इन्होंने जो है माउंट किलिमंजारो जो आपका लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और ये भी क्लाइंब किया था और ये यंगेस्ट एशियन बने थे जिन्होंने इस माउंटेन को क्लाइंब किया था और इनका जो है नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया है। ठीक है, अंकित हो गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर वाज द 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट एलिफेंट चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हेल्ड टू एड्रेस द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिव्यू द कंजर्वेशन एफर्ट्स।
तो रिसेंटली आपकी 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग आपकी हुई थी उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून जो है वहाँ पे ये आपकी कमेटी मतलब जो ये मीटिंग है, कमेटी मीटिंग, वो हुई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यू किया गया था प्रोग्रेस आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट की, जिसको एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए या जो आपका एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका लाया गया था, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रेस के लिए रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग आपकी रखी गई थी। अब बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसे 1992 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट्स को, ठीक है। ये एड्रेस करती है इश्यू ऑफ अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। तो इन सब चीज़ों पे ये आपका फोकस करती है। साथ में ही जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब एलिफेंट से जुड़ी हुई एक और चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है। तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की डिसीजंस वर अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 1 जुलाई 2025। तो अभी रिसेंटली जो है आपके कैबिनेट अप्रूवल्स दिए गए थे, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूवल्स यहाँ पे दिए हैं। जैसा पहला आपका पॉइंट कह रहा है, अप्रूवल ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, जिसे हम खेलो भारत नीति 2025 के नाम से भी जान रहे हैं। इसका मेन एम क्या है, टू मेक इंडिया अ टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बाय 2047। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट अप्रूवल आपका है कि जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम है, इसको अप्रूव किया गया है विद अ 1 लाख करोड़ कॉर्पस टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन दी आरडीआई थ्रू लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है, अप्रूवल मिला है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन Brahmakuడి to Ramanathapuram section of NH87 in Tamil Nadu under the hybrid annuity mode with a total capital cost of 1,853 crore. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, बोथ ए एंड बी एंड ऑल ए बी एंड सी। तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ए बी एंड सी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ए बी एंड सी आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्कीम का अप्रूवल मिला है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसके लिए अप्रूवल मिला है, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है। अब इसके तहत क्या है कि आपका जॉब क्रिएट की जाएगी, ठीक है। ये हमें सोशल सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, साथ में ही ये सपोर्ट करेगी स्कीम आपके एम्प्लॉयज़ को, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं एंड एम्प्लॉयर्स दोनों को ही, ठीक है। अब इसका गोल क्या है, हमें जनरेट करना है ओवर 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स फ्रॉम आपके 2 साल में हमें ये जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी है 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक, ठीक है। टोटल बजट आउटले इसका दिया गया है 2 लाख करोड़ का, और ऑपरेशनल बजट जो है आपका 2 साल का वो है 99,446 करोड़ का, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की, तो इनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, इन इंडिविजुअल्स को रजिस्टर करना होगा ईपीएफओ के साथ, ठीक है। इनको बेनिफिट क्या मिलेगा, 1 मंथ ईपीएफ वेज इंसेंटिव इनको दिया जाएगा अप टू 15,000 का, और 2 इंस्टॉलमेंट में ये पे किया जाएगा। एक तो पहला आपका होगा 6 मंथ में, दूसरा होगा आपका 12 मंथ्स में, ठीक है, मतलब जब 1 साल इन्हें कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसमें आपकी सेविंग हैबिट्स बनाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए कुछ अमाउंट आपका लॉक किया जाएगा सेविंग अकाउंट में। फाइन, ये था आपका पार्ट 1 एम्प्लॉयज़ के लिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है ये डिज़ाइन की गई है ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ को रखें ताकि जॉब क्रिएशन यहाँ पे आपकी होती रहे, ठीक है। अब इसका मेन फोकस जो है वो आपका सारे सेक्टर में वैसे तो फोकस करेगा, बट स्पेशली आपका जो फोकस होगा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। इंसेंटिव ड्यूरेशन आपकी रखी गई है 2 साल की, बट मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए 4 साल की यहाँ पे इंसेंटिव ड्यूरेशन रखी गई है आपकी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि जो नया एम्प्लॉय रखा गया है उसकी जो सैलरी है वो आपकी अप टू 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंसेंटिव अमाउंट की अगर हम बात करें तो जो सैलरी है अगर वो लेस देन
यहाँ पे क्या बोला है, अगर सैलरी आपकी लेस देन इक्वल टू 10,000 है, इन दैट केस आपका 1,000 पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा। अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 2,000 का, और 20,000 से ज़्यादा अगर यहाँ पे सैलरी है तो 3,000 का यहाँ पे जो है इंसेंटिव मिलेगा कंपनी को। ठीक है, मिनिमम कितने हायर यहाँ पे करने होंगे एम्प्लॉयज़ को, अगर आपका स्टाफ जो है लेस देन 50 का स्टाफ है, इन दैट केस 2 न्यू एम्प्लॉयज़ आपको रखने होंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, अगर 50 से ज़्यादा है तो 5 नए एम्प्लॉयज़ आपको रखने होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, जो एम्प्लॉय है इनको कंटिन्यूसली एम्प्लॉय इनको रखना होगा 6 मंथ तक। ठीक है, एटलीस्ट कंटिन्यूसली फॉर द 6 मंथ। नाउ मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको जो पैन लिंक्ड अकाउंट होगा इनका बैंक अकाउंट, उसमें ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज रिसेंटली रिलीज गाइडलाइंस फॉर designating private companies as a renewable energy implementing agencies to streamline the appointment process for facilitating renewable energy development across India. Which of the following companies is not currently designated as your renewable energy implementing agency by the Ministry of Power? तो अभी इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लाए हैं, उससे पहले आपके कौन कौन से जो कंपनीज हैं वो डेजिग्नेट यहाँ पे किए गए हैं एज अ REIAs, तो इट इज NTPC। दूसरा आपका है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा आपका है NHPC लिमिटेड, एंड चौथा आपका है SJVN लिमिटेड। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये। अब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, नाउ बात करेंगे गाइडलाइंस की। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जो आपका इंडियन कंपनीज है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, वैलिडिटी इसकी आपकी रहेगी 5 साल के लिए, जिसको REIA डेजिग्नेट किया जाएगा कंपनी को, वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, लाइसेंस की बात करें तो कंपनी जो है उसके पास आपका कैटेगरी 1 इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग लाइसेंस होना चाहिए, विच इज इशूड बाय योर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो पहली चीज एलिजिबिलिटी क्या हुई कि आपका कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में। दूसरा आपका जो आपका यहाँ पे डेजिग्नेशन होगा वो 5 साल तक वैलिड होगा। ठीक है, तीसरा कि जो आपके लाइसेंस रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, कैटेगरी 1 इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि जो कंपनी है उसकी नेटवर्थ आपकी ओवर 500 करोड़ की होनी चाहिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग आपकी A और अबव होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल आपका यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट की बात करें, यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रोक्योरमेंट है इट मस्ट फॉलो सेक्शन 63 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। दूसरा, ऑल परचेज जो है टू बी मेड वाया CERC प्रेस्क्राइब ई-बिडिंग प्लेटफॉर्म, जो भी आप चीज़ परचेज करोगे वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, अंटिल सच प्लेटफॉर्म आर डेजिग्नेटेड, आप जो ई प्लेटफॉर्म है सिक्योर ई प्लेटफॉर्म्स, वहाँ से आप जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो REIAs की सब्सिडी या ग्रुप ऑफ कंपनीज होंगी वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी आपकी इन अ बिडिंग। ठीक है, जो बिडिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मर्जर हो जाता है कंपनी का, या डी मर्जर हो जाता है, या चेंज हो जाता है ओनरशिप, इन दैट केस ऑल्सो REIA जो कंपनी होगी उसको कंटिन्यू करना होगा टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो भी क्राइटेरिया पहले उसने क्वालिफाई किया था उसको वही क्वालिफाई रखना होगा, वही मेंटेन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो REIA का जो स्टेटस होगा वो कैंसिल कर सकती है, जब उसका टर्म खत्म होगा उससे पहले भी कैंसिल किया जा सकता है अगर उसने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए। ठीक है, एंड अगर टर्मिनेशन भी हो गया आफ्टर दैट ऑल्सो कि जो उसने प्रीवियस काम किए हैं वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा। ठीक है, now next is the government of India recently renamed which of the following institution as the Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development। तो इनमें से कौन सा आपका जो है इंस्टीट्यूशन है जिसको रीनेम किया गया है, तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NIPCCD को आपका रीनेम किया गया है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
ठीक है। अब इस इवेंट में जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये रीजनल सेंटर आपका स्टैब्लिश यहाँ पे मतलब रीजनल सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा रांची झारखंड में, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका मेन काम क्या रहेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है और आउटरीच एफर्ट्स जो हैं उनको आपका जो है बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके साथ ही ये जो सेंटर्स होंगे रीजनल सेंटर, ये आपके एडवांस डिप्लोमा जो है प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। एंड ये सेंटर आपके ओवर 7 लाख फंक्शनरीज जो हैं उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे 115 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके रीजनल सेंटर और कहाँ पे हैं आपके, जैसे बैंगलोर में है, गुवाहाटी में, मोहाली, इंदौर और लखनऊ जैसी जगह में इसके रीजनल सेंटर्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं, ओके। Now next is which of the following option is correct with respect to External Affairs Ministers Dr. S. Jaishankar's visit to United States. तो रिसेंटली आपका जो है विजिट हुआ था एस जयशंकर जी का यूएस में, उसी से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर जी जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था एक एग्जीबिशन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म इन न्यूयॉर्क एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूएन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो थी उसको होस्ट किया था, ठीक है, उसे अटेंड किया था, सॉरी, विच वाज होस्टेड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। और इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन आपके फॉरेन मिनिस्टर थे पेनी वोंग एंड इवेया ताकेशी फ्रॉम जापान, इन्होंने भी इस क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो थी उसको उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो कोस्ट गार्ड है आपके क्वाड नेशंस की, इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन को अंडर विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, ठीक है। किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी को। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है जो कोऑर्डिनेशन है इन्होंने लॉन्च किया है क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव को, ताकि इंश्योर किया जा सके अवेलेबिलिटी ऑफ critical minerals and to strengthen collective economic resilience. लास्ट आपका पॉइंट है ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे हैं जो डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, क्वाड की यहाँ पे बात हुई है कि 10th मीटिंग आपकी हुई थी क्वाड की, ठीक है। क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आपका है जिसमें 4 कंट्रीज इसका पार्ट है, एक यूएसए है, फिर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। इसका मेन एम है कि हमें सपोर्ट करना है ओपन स्टेबल एंड ग्रोइंग इंडो पैसिफिक को, ठीक है, विच इज इंक्लूसिव एंड रेसिलिएंट, ठीक है। अब जो पहला एडिशन आपका हुआ था क्वाड लीडर्स समिट का, कब हुआ था, 2021 में हुआ था, वर्चुअली ये किया गया था। अब इसके साथ ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका होगा रिलेटेड टू कि जो नेक्स्ट समिट है क्वाड लीडर समिट वो कहाँ पे होगी, वो इंडिया में होगी, ठीक है। इंडिया इसे होस्ट करेगा 2025 की समिट आपकी। फिर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो आपकी है 2026 की, ये कौन होस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से होस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा एक वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम है सी फ्लड, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम आपका है सी फ्लड, ठीक है। इसका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, मतलब कि फ्लड आने से पहले, ठीक है, फ्लड आने से पहले ही ये आपका वार्निंग जो है जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, वेदर फोरकास्टिंग को देखते हुए ये एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है जो चीज़ें होने वाली होंगी वो चीज़ प्रिडिक्ट करके पहले ही जो मेजर्स लेने हैं, जो आपके एक्शन लेने हैं उनको लेने में मदद हमारी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 7 साल के लिए लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। उसके बाद आपका फर्दर इसे एक्सटेंड किया गया था 2025 तक, फाइन। नाउ अब यहाँ पे सी फ्लड को डेवलप किसने किया है, इट इज जॉइंटली डेवलप बाय दी सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दूसरा है इंस्टीट्यूशन आपका सेंट्रल वाटर कमीशन एंड तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूविनेशन, ठीक है। तो ये इन सब के मतलब इन सब ने जॉइंटली इसे डेवलप किया है, फाइन। अब ये आपका जो है
यूज करेगा एडवांस 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग को सिमुलेट करने के लिए फ्लड सिनेरियोज। जैसे फ्लड सिनेरियोज होते हैं ये वैसे ही आपको दिखाएगा कि यहाँ पे फ्लड आ सकता है, उसकी पूरी मैपिंग आपकी की जाएगी। फाइन। अब ये जो है ये फ्लड फॉरकास्ट हमें प्रोवाइड करेगा अप टू द विलेज लेवल। ठीक है, विलेज लेवल तक ये हमें जो है आपका सिनेरियोज प्रोवाइड करेगा कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विद अ लीड टाइम ऑफ 2 days एंड डिलीवर्स फ्लड इनंडेशन मैप्स एंड वाटर लेवल प्रिडिक्शंस। तो ये सब चीज़ें ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, कितना आपका वाटर लेवल रहेगा, ये सब चीज़ें भी, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ये बताएगा। ठीक है, करेंटली इसे यूज़ किया जा रहा है आपका महानदी पे छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में, गोदावरी महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में, तापी नदी है जो आपकी है मध्य प्रदेश एंड गुजरात और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ये इन सब जगहों पे इसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जुलाई 2025 विच टाइप ऑफ गोल्ड हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द मैंडेटरी हॉलमार्किंग बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स थ्रू द अमेंडमेंट नंबर 2। तो रिसेंटली BIS ने 9 कैरेट गोल्ड जो है इसको भी आपका इंक्लूड किया है मैंडेटरी हॉलमार्किंग में। ठीक है, अंडर विच अमेंडमेंट नंबर 2 के तहत। ठीक है, BIS की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं प्रमोद कुमार तिवारी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1986 में आपकी की गई थी। नेक्स्ट इज which bank has secured the first position at the Digital Payment Award 2024-2025 under the Public Sector Bank category। तो अभी रिसेंटली डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी में टॉप किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड नंबर पे आपका था यूको बैंक। फाइन। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो पहले नंबर पे HDFC, दूसरे पे सिटी यूनियन बैंक एंड तीसरे पे इंडसइंड बैंक था। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक पे टॉप किया था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। पेमेंट बैंक्स की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये आपका टॉप पे था, और फिनटेक की कैटेगरी में फोन पे ने यहाँ पे टॉप किया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बताए गए थे, जैसे इंडिया ने अभी आपका इन दी फाइनेंशियल 2025 18,587 करोड़ का UPI ट्रांजैक्शन किया है वर्थ ₹261 लाख करोड़। ठीक है, फिनटेक एडॉप्शन रेट जो है वो आपका 87% हो गया है, विच इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 67%। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर बात करें तो इसमें 55.54 करोड़ के अकाउंट जो हैं वो आपके ओपन हुए हैं। देन 30.99 करोड़ अकाउंट जो हैं ये विमेन ओन्ड है। इसके अलावा 37.05 करोड़ अकाउंट जो हैं वो आपके रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के हैं, एंड टोटल डिपॉजिट जो यहाँ पे देखने को मिला है it exceeded rupees 2.57 lakh crore। ठीक है, next is as per the data released by the National Stock Exchange Limited, which state become the third Indian state to record over 1 crore registered stock market investor after Maharashtra and Uttar Pradesh। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं इन्होंने ऑलरेडी आपका 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड कर लिए हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी तीसरा स्टेट आपका बना है गुजरात। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये तीनों स्टेट मिलके 36% जो है टोटल इन्वेस्टर बेस बनाते हैं इंडिया का। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज launched the Pandit Deendayal Upadhyay Garibi Mukt Gaon Yojana to eliminate rural poverty with the allocation of 1,300 crore in its first phase to support below poverty line families। तो रिसेंटली आपका राजस्थान के जो CM हैं भजन लाल जी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब जो फर्स्ट फेज आपका है इस स्कीम के तहत फर्स्ट फेज में 5,000 विलेजेस जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, एंड टोटल अमाउंट कितना दिया है फर्स्ट फेज के लिए आपका 1,300 करोड़ का। ठीक है, ये फर्स्ट फेज का क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, फैमिलीज जिन्होंने अपने आप को मतलब कड़ी मेहनत करके पॉवर्टी लाइन से अपने आप को ऊपर लाए हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा 21,000 रुपये का।
थर्ड पॉइंट कह रहा है अप टू 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा पर बीपीएल हाउस होल्ड फॉर दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिशरीज जो हैं उनको आत्मनिर्भर परिवार कार्ड आपका दिया जाएगा, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन एंड फ्यूचर सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है जो विमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो आपकी हैं इनको अप टू 15,000 का जो है मदद यहाँ पे करी जाएगी, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिया जाएगा टू सपोर्ट पर फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट प्लेस पे जो आएगा उसको 50 लाख का अमाउंट दिया जाएगा, सेकंड के लिए 35 लाख, थर्ड के लिए 25 लाख का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी 17th ब्रिक्स समिट जो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्राजील, ठीक है। अब जो आपका समिट था इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। सेकेंड पॉइंट से ब्रिक्स सीसीआई जो है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इन्होंने लॉन्च किया है WE विमेन एम्पावरमेंट वाइज that is women in innovation science and entrepreneurship at the BRICS women business alliance annual plenary meeting जो आपकी रियो डी जेनेरियो में हुई थी प्रमोट करने के लिए women's leadership in the technology, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक MOU आपका साइन हुआ था बिटवीन ब्रिक्स CCI WE एंड ब्राजीलियन चैप्टर ऑफ WBA women's business alliance to advance gender equity and inclusive innovation, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो समिट है इसमें लॉन्च किया गया था आपका ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अ सोशली डिटरमाइंड डिसीजेस। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़े हैं वो सारे आपके करेक्ट हैं। इसके साथ नोट करना है जो 18th आपका ब्रिक्स समिट होगा, ठीक है, 18th जो आपका ब्रिक्स समिट होगा वो 2026 में होगा, कहाँ पे होगा, इंडिया में ही होगा, ठीक है, इंडिया इसे होस्ट करेगा and this decision is supported by all the BRICS member countries, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स देखते हैं इस समिट के। इस समिट को होस्ट किया था ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। जो समिट थी इसमें दो फाउंडिंग लीडर्स जो हैं वो एब्सेंट थे, एक तो हमारे रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन पर उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो समिट है इसमें इस समिट के दौरान इंडोनेशिया को वेलकम किया गया था एज अ फुल मेंबर, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री था जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। देन नेक्स्ट आपका है ब्रिक्स लीडर्स जो है इन्होंने फुली सपोर्ट किया है इंडियाज बिड टू होस्ट दी 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द UNFCC इन 2028। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। देन नेक्स्ट है एंडोर्स्ड ब्रिक्स स्टेटमेंट ऑन अ ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटेड AI अलाइन विद द UN चार्टर। नेक्स्ट है हमारे जो PM मोदी जी हैं इनका मीटिंग हुआ था क्यूबा के प्रेसिडेंट के साथ मिगुएल डीजा कैनल बर्मुडेज और यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द कॉपरेशन इन आयुर्वेदा फार्मा बायोटेक एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द स्विस मेडिक फॉर कॉटम बेबी जो पहली मलेरिया ट्रीटमेंट आपकी ड्रग है जो स्पेसिफिकली बनाई गई है न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स के लिए, ठीक है, अंडर दी 4.5 kg। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जो नोवार्टीज है, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है इनके कॉटम बेबी ड्रग के लिए जिसका नाम रियामट बेबी नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो ड्रग है ये जो दवाई है ये डेवलप की गई है इन कोलैबोरेशन विद दी मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर, ठीक है। यहाँ पे आप इस दवाई का इमेज देख सकते हैं जो डेवलप की है आपकी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन साइन एन MOU विद विच गवर्नमेंट to promote governance in multiple regional Indian languages including Tamil, Malayalam and Telugu। तो अभी रिसेंटली डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन जो है इनके साथ आपका जो पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने इनके साथ आपका MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। साथ में ही जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है इन्होंने भी
जो आपका डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन है, इनके साथ MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए कैथी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड्स को यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Next is, which company became the first Indian firm to design and manufacture enterprise grade solid state drives? तो इनमें से कौन सी कंपनी है इंडिया की जिसने जो पहले इंडियन फर्म बनी है जिसने डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है आपका एंटरप्राइज ग्रेड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को? तो इट इज डन बाय दी मीफी सेमीकंडक्टर, ठीक है, MIPHI सेमीकंडक्टर जो है इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये SSDs जो आपके हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं अल्ट्रा फास्ट स्पीड्स के लिए, ठीक है, हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए और एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी के लिए इनको बनाया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी एनुअल बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट 2024 की जो रिलीज की थी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है इन 2024 इंडिया ने ऐड किया है 683 फॉनल स्पीशीज को, इंक्लूडिंग 459 न्यू स्पीशीज एंड 224 न्यू रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है टोटल 433 प्लांट जो हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 410 न्यू प्लांट स्पीशीज एंड 23 इंफ्रा स्पेसिफिक टेक्सा। नेक्स्ट है केरला ने रिकॉर्ड बनाया है या केरला ने हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉनल डिस्कवरीज जो हैं वो किए हैं विद 101 स्पीशीज, 80 न्यू स्पीशीज हैं, 21 न्यू रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा आपका चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा जो है, हरियाणा एंड तेलंगाना, ये लोएस्ट नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज यहाँ पे जो है डिस्कवर की गई हैं। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ऑल आर करेक्ट, तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे फॉनल बायोडाइवर्सिटी आपकी कितनी है? 1,05,244 स्पीशीज एंड सब स्पीशीज यहाँ पे शामिल है। फ्लोरल की बात करें अगर हम तो 56,177 स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इंडिया जो है अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 6.26% ऑफ ग्लोबल फॉना स्पीशीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो डिस्कवरीज यहाँ पे हुई थी, एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी और दूसरी आपकी थी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एनिमल डिस्कवरीज आपकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लांट डिस्कवरीज यहाँ पे आपकी की थी, जिसका डेटा भी हमने क्वेश्चन में देखा, राइट। नाउ फॉनल डिस्कवरीज की अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो केरला ने टॉप किया है विद 101 स्पीशीज, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट है, फॉलोड बाय कर्नाटका 82 स्पीशीज, अरुणाचल प्रदेश 72, तमिलनाडु 63, वेस्ट बंगाल 56, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 43, मेघालय 42, ठीक है। फ्लोरल डिस्कवरीज की बात करें तो केरला ने यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज की हैं, 58 न्यूली डॉक्यूमेंटेड प्लांट्स यहाँ पे प्लांट स्पीशीज आपके रहे हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड, फाइन। नेक्स्ट इज what is the name of first ever unified global checklist of bird species launched in June 2025? तो रिसेंटली आपकी एक ग्लोबल चेकलिस्ट है बर्ड स्पीशीज की, वो लॉन्च की गई है जिसका नाम है एविलिस्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका? एविलिस्ट। और इसमें आपका 3 मेजर चेकलिस्ट जो है उनको मर्ज किया गया है, जैसे क्लेमेंट्स, ईबर्ड, इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमिटी एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल HBW। इनका जो डेटा है वो मर्ज किया गया है, एक सिंगल लिस्ट इसकी बनाई गई है जो आपकी एनुअली अपडेट की जाएगी, फाइन। वर्ल्ड ग्रुप मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये है आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फ्रॉम कैम्ब्रिज UK, देन कॉर्नल लैब ऑर्निथोलॉजी फ्रॉम न्यूयॉर्क, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजी सोसाइटी फ्रॉम USA एंड इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन फ्रॉम लॉस एंजलिस। अब जो ये लिस्ट है इसमें आपकी 11,131 स्पीशीज जो हैं वो शामिल थी, जिसमें से 19,879 सब स्पीशीज थी, 2,376 जेनरिया था, 252 फैमिलीज एंड 46 ऑर्डर इसमें शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडर दी उल्लास अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव which Indian state has been officially declared 100% literate? तो रिसेंटली गोवा जो है वो शामिल हुआ है आपका 100% लिटरेट की कैटेगरी में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी।
बेसिकली ये जो इनिशिएटिव आपका है अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इस इनिशिएटिव के तहत जो ऐसे आपके इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने स्कूल मतलब जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, किसी मजबूरी के कारण उन्होंने स्कूल ड्रॉप किया होता है, और उनको ये इनिशिएटिव जो है अपॉर्चुनिटी देता है पढ़ने की, ठीक है। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो इस इनिशिएटिव के तहत आगे अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं, फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब गोवा जो है इन्होंने लिटरेसी रेट अचीव किया है 99.7% का, एंड ये सेकेंड इंडियन स्टेट बने हैं आफ्टर मिजोरम टू ब्रीच द मार्क ऑफ 95% सेट अंडर द NILP, ओके। नेक्स्ट इज where was the foundation stone for India's first green data center laid by the Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath ji and Union Minister Dr. Jitendra Singh, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मतलब जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने मिलके फाउंडेशन स्टोन रखा था इंडिया के पहले ग्रीन डेटा सेंटर का, एंड ये आपका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है गाजियाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ये रखा गया है। गाजियाबाद के शाहीबाबाद जगह जो है वहां पे ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है इस सेंटर का, जिसका एस्टिमेटेड अमाउंट दिया जा रहा है 1000 करोड़, ठीक है। अब ये जो डेटा सेंटर है ये कोलैबोरेशन है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अलॉन्ग विद EST सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड, दोनों का ये कोलैबोरेशन रहेगा एनहांस करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का, ठीक है। ये आपका जो फैसिलिटी है, ठीक है, ये Tier 3 ग्रेड फैसिलिटी है विद अ 30 मेगावाट कैपेसिटी, 40 Gbps कनेक्टिविटी एंड 200 हाई डेंसिटी रैक पर फ्लोर, ये इसमें आपका रहेगा फैसिलिटी में। साथ में ही अब ये जो आपका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इस इवेंट में एक MOU भी साइन किया गया है CEL और मल्टी इंफ्रा के बीच में सेटअप करने के लिए 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल प्रोजेक्ट। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया कनेक्ट करने वाला है पॉपुलेशन सेंसस 2027 का, ठीक है। 2 फेजेस में आपका होगा। पहला फेज आपका होगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का, दूसरा होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का, ठीक है। अनाउंसमेंट किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा की गई है, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब होगा? पूरे हमारे मतलब मैक्सिमम जो इंडिया का भाग है, ठीक है, मैक्सिमम भागों में 1 मार्च 2027 से ये सेंसस स्टार्ट होगा, बट ऐसे कुछ स्टेट या यूटी जैसे लद्दाख हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, जहाँ पे स्नो के कारण काफी जो क्षेत्र है वो प्रभावित हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो सेंसस है वो जल्दी शुरू किया जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से, ठीक है। नाउ 2027 में जो सेंसस है इट विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस, क्योंकि यहाँ पे हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे फॉर दिस सेंसस। क्लियर है? इसके रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे लेट 2027 एंड 2030 तक, ओके। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।